आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं और ये हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान जो कि चल रहा है और जिसमें से वीडियो सीरीज का ये पार्ट नंबर आज का हमारा 7 है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 6 वीडियो बना दिए हैं जिनकी लिंक आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर क्वेश्चंस पे बात करते हैं तो क्या है, बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त तो अरे या जो तिल्ली होती है जिनको हम स्पोक कहते हैं वो बढ़ाती हैं उसका, अर्थात जो पहिए में जो तिल्लियों का हम लोग यूज करते हैं वो तिल्लियां जो होती क्या बढ़ाती हैं, अर्थात तिल्लियों की ज्यादा संख्या होने से या तिल्लियों की कम संख्या होने से या तिल्लियों को यूज करने से हमारे साइकिल में क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है जड़त्व आघूर्ण बढ़ा देता है, या ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है वेग को बढ़ा देता है, या ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं त्वरण को बढ़ा सकता है, या ऑप्शन डी में दिया गया है संवेग को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं करेक्ट आंसर की तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको ए मिल जाता है जो कि क्या है, इसके जड़त्व आघूर्ण को बढ़ा देता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इसके बढ़ने से हमें क्या बेनिफिट मिलती है। तो इसके लिए हम डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि पहिए में स्पोक्स या तीलियां जो हैं लगाने से उसका अधिकांश द्रव्यमान उसके सिरे पर केंद्रित होता है जिससे क्या है, उसका जड़त्व आघूर्ण अधिक हो जाता है। जड़त्व आघूर्ण अधिक होने के कारण पहिया क्या है, एक समान रफ्तार से घूमता है और फलस्वरूप क्या है, झटके नहीं लगते हैं। इस कारण से क्या है, पहिए की जो तीलियों का यूज किया जाता है। वैसे तो जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाने के लिए हम चाहें तो पूरा पहिए को ठोस भी कर सकते हैं तो भी हमारा क्या है, जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा, लेकिन वहां पे क्या द्रव्यमान अधिक हो जाएगा। साइकिल का द्रव्यमान बढ़ने से हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी चलाने के लिए, इसलिए क्या किया जाता है, वहां पे तिल्लियों का यूज किया जाता है। क्योंकि जो जड़त्व आघूर्ण का सामान्य सूत्र होता है आई बराबर एम इंटू आर स्क्वायर। एम क्या होता है, यहाँ पे मास होता है, आर क्या होता है दूरी, अर्थात केंद्र से जितनी ज्यादा दूरी पे मास है उसी प्रकार से उसका जड़त्व होता है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंक दे तो गेंद कहाँ पे गिरेगा। अर्थात जैसे कि मान लो व्यक्ति क्या है, कार चला रहा है गाड़ी, वो गाड़ी में क्या है, गेंद को अगर ऊपर फेंक देता है तो फिर वो गेंद कहाँ पे जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है उसके सामने गिर जाएगी, या ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं बी में दिया गया है उसके पीछे गिर जाएगी, या ऑप्शन यहाँ पे आप सी देख सकते हैं उसमें आपको बताया गया है कि उसके हाथ में गिरेगी, या ऑप्शन यहाँ पे आप डी देख सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात सभी ऑप्शन क्या यहाँ पे गलत हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है उसके हाथ में ही क्या है, गिर जाएगी गेंद। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम डिटेल से समझते हैं कि ऐसा क्या होता है कि उसके हाथ में ही गेंद गिरती है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं डिटेल से। ये साइड में डायग्राम देख सकते हैं और गति के जड़त्व के अनुसार यह समान वेग से समान दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। चूंकि यह एक खुली कार है इसलिए हम वायु घर्षण को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह गेंद पर काम करेगा और इसके क्षैतिज वेग घटक को कम करेगा तो गेंद व्यक्ति के पीछे या कार के बाहर गिर जाएगी। देखो यहाँ पे कंडीशन ये थी कि अगर गेंद हाथ में ही गिरना है तो फिर उसके लिए क्या है, यहाँ पे घर्षण बल जो है था वायु बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वायु भी क्या होती है गेंद के ऊपर एक बल लगाएगी। जैसे गेंद हमने यहाँ पे उछालेंगे तो गेंद पे क्या है कि वायु बल लगेगी जिस कारण से क्या है, गेंद थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। अगर वहीं पे घर्षण बल ना लग रहा होता वायु का तो गेंद जब उछालते तो उसके हाथ में ही क्या है, गेंद गिरती जो कि कार पे व्यक्ति बैठा है। तो इस प्रकार से क्या है, जैसे कि आपने और भी एग्जांपल देखे, जैसे आप मान लिया ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में कोई चीज उछालते हैं तो पिन आपके हाथों में ही गिरती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा दूरी तक आप नहीं उछालते हैं, वस्तु क्या बहुत कम डिस्टेंस में रहती है, बहुत कम समय के लिए रहती है, इसलिए वो आपके हाथ में ही गिरेगी। वहीं पे अगर आप गेंद को बहुत ज्यादा ऊंचाई पे उछाल देंगे तो गेंद तो बढ़ेगी साथ में ही ट्रेन के, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हवा का जो घर्षण बल होता है उसके कारण थोड़ा सा गेंद पीछे हो जाएगी जिससे क्या वो आपके हाथ में नहीं गिरेगी। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चंस को समझते हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दिया गया 3 पे।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, अर्थात पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो कहाँ पे अधिक होता है। ऑप्शन आपको दिया गया है ध्रुवों पर अधिक होती है। ऑप्शन आपको बी दिया गया है क्या है विषुवत रेखा पर अधिक होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपको दिया गया है पृथ्वी के केंद्र में अधिक होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पे डी दिया गया है भूपृष्ठ पर अधिक होती है। अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अर्थात जब हम कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु क्या है नीचे ही गिरती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये मान जो है कहाँ पे ज्यादा होता है उसको आपको बताना था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ध्रुवों पर सबसे अधिक क्या है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। थोड़ा सा डिटेल से इसको हम एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं पृथ्वी आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें ऊपर और नीचे जो दो ध्रुव हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये क्यों होता है इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर क्या होती है न्यूनतम होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का मान क्या होता है कम हो जाता है। यदि पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा घट जाएगा, और इसके विपरीत यदि पृथ्वी की कोणीय गति क्या है कम हो जाती है तो जी का मान बढ़ जाता है। यहाँ पे एक और आपको नया कॉन्सेप्ट मिलता है कि पृथ्वी अगर बहुत तेज घूमने लगे तो गुरुत्वाकर्षण घट जाएगा, अगर पृथ्वी बहुत स्लो घूमने लगे तो क्या गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 4 देखने को मिल जाएगा, जिसमें बताया गया है कि क्या है असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर क्या है समान वेग से ऊर्ध्वाधर या ऊपर क्या है फेंके गए हैं। निम्नलिखित में इसे बताना है कि क्या घटना घटित होगी। ऑप्शन यहाँ पे आपको सबसे पहला मिलता है कि दिया गया भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा। ऑप्शन आपको मिलता है बी जहाँ पे है हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, या आपको ऑप्शन सी मिलता है यहाँ पे दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, या ऑप्शन यहाँ पे आपको डी मिलता है जिसमें कहा गया उनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक नहीं जा सकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों बराबर ऊंचाई तक जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या दो द्रव्यमान के अलग अलग गेंद हैं, जहां पे पास में आप देख सकते हैं डायग्राम में क्या है दो बच्चे हैं वो गेंद को उछालते हैं। अब यहाँ पे गेंद बराबर ऊंचाई तक ही क्यों जाते हैं, गेंद का तो द्रव्यमान अलग अलग है, तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं अप्लाई, तभी क्या सेम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे डिटेल से समझने के लिए इसका हमने यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया जिसमें समान ऊंचाई तक तक जाते हैं। लेकिन इसका अगर एक्सप्लेनेशन को देखा जाए तो गैलीलियो के प्रयोग से पता चला कि यदि असमान द्रव्यमान वाले दो पिंडों को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो क्या है उन्हें जमीन तक पहुंचने में क्या है लगने वाला समय बराबर होता है। यदि इन्हें समान आरंभिक वेग से लंबवत ऊपर की ओर क्या फेंका जाए तो जमीन तक पहुंचने में लगने वाला भी समय क्या होता है का अनुपात इकाई के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि दोनों एक ही ऊंचाई पर क्या है पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि ये जब चीजें फेंकी जा रही हैं तो यहाँ पे केवल गुरुत्वाकर्षण को माना गया, उसके अलावा एयर का जो भी यहाँ पे घर्षण बल है उसको नहीं माना गया, क्योंकि अगर एयर यहाँ पे आ जाएगी अर्थात हवा, उसके कारण क्या है भारी वाला द्रव्यमान नीचे ही रह जाएगा और जिसका द्रव्यमान कम होगा वो ज्यादा ऊंचे तक पहुंच जाएगा। ये आप जनरल केस में एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम जहां पर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां पे निर्वात आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये वहीं पे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा जहां पे दोनों चीजें समान ऊंचाई पे जाएंगी, जहां पे कोई भी क्या है एयर मौजूद नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं जो कि हमने पार्ट 6 में एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही था हमारा कि जिसमें कहा गया था कि चावल पकाना कठिन होता है, अर्थात चावल को पकाना कठिन कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें पहला था पर्वत के शिखर पर कठिन होता है। ऑप्शन आपको बी दिया गया था समुद्र तल पर कठिन होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको सी दिया गया खदान के नीचे कठिन होता है। ऑप्शन डी दिया गया था कहीं पर भी एक जैसा ही रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाता है पर्वत के शिखर पे सबसे ज्यादा कठिन होता है चावल को पकाना। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि इसका क्या कारण होता है कि चावल को हम पर्वत पे आसानी से नहीं पका पाते हैं। तो यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे मतलब है कि क्योंकि वहाँ हवा का दबाव दाब क्या होता है कम होता है, इसलिए पानी कम तापमान पर ही क्या होता है उबलने लगता है। और आपको पता होगा कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है क्योंकि
क्योंकि कुकर के अंदर क्या है, अधिक दाब होने के कारण पानी अधिक तापमान पर उबलता है, उबलने लगता है, जिससे चावल या कोई भी चीज जल्दी से पक जाती है। वहीं पे सीधे शब्दों में अगर कम दाब पर पानी कम तापमान पर उबलता है, और ज्यादा दाब पर क्या है, पानी ज्यादा तापमान पर उबलता है। तो अगर हम बात करें पर्वत पे, तो आप पहाड़ पर कुकर में खाना पका सकते हैं, तो कठिनाई नहीं होगी। और वहाँ हाँ, कुकर की सीटी की वजन अगर थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दें तो खाना क्या होता है, और जल्दी पक जाएगा। या कहने का मतलब यह है कि जब क्या है, दाब ऊपर से ज्यादा होता है तो पानी क्या होता है, बहुत ज्यादा दाबमान के ऊपर क्या होता है, उबलता है। अगर दाबमान कम है, दाब कम है ऊपर से लगेगा, तो पानी जल्दी उबल जाएगा। तो क्या है, पर्वतों के ऊपर दाब कम होता है, जिस कारण से वहां पे पानी क्या जल्दी उबलने लगता है, और इसलिए चावल पकने में देरी लग जाती है। अब हम यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका आंसर जो है आपको करेक्ट लिखना होगा कमेंट बॉक्स में, और करेक्ट आंसर के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो उसमें क्या बदलाव आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको ए दिया गया है, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी दिया गया है कि क्या है, वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको देना है सी, कि क्या है, वह उसी स्तर पर रहता है। या ऑप्शन डी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वह जिस द्रव से बना है उसके आकार या आधार पर ऊपर उठता या नीचे जाता है। यहां से आपको करेक्ट आंसर इसका बताना होगा। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।